सर ने इवनिंग में सेशन लिया था, उसमें यही बात हुई थी कि आज के टाइम में जूम जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम ऑनलाइन पूरा काम कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो हिंदुस्तान के हर इंसान को, पूरी दुनिया के हर इंसान को जरूर जरूर समझना चाहिए। जब मैं टॉपिक पढ़ रहा था तो डागर सर ने लिखा कि न्यूट्रिशन एक गिमिक है या क्या है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन की बात होती है तो लोगों को लगता है कि शायद ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू लोगों का काम है कि कस्टमर को ल्यूर करना। पर विश्वास मानिए, आज के कोरोना काल में ये साबित हो चुका है कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता कितनी ज्यादा है। अब देखिए, जब मैं इस कंपनी से जुड़ा दार्जिलिंग से, जो इसकी एक सबसे शानदार रेंज है जिसे मैं बोलता हूं दा मौलिक। अगर आप पुराने जमाने में जाएंगे तो आज इंग्लिश में जो दो वर्ड हैं, फर्स्ट इज मेडिसिन एंड सेकंड इज न्यूट्रिशन। तो अगर हम उनके हिसाब से चलें जो मॉडर्न साइंस है, तो विश्वास मानिए कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है। आज डॉक्टर से बोल रहे हैं कि हमारे पास कोरोना का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन हैं जो डिक्लेयर्ड हैं कि कुछ सहायता कर सकती हैं, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अब मेडिसिन है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है। न्यूट्रिशन पे लोग अभी भी जान ही रहे हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन भारत में जाएंगे तो हमारे जो रसोई होती थी उसमें जो डिस्कशन होता था वो क्या होता था, हल्दी औषधि, लाल मिर्च औषधि, दालचीनी औषधि, अजवाइन औषधि, ये सब जिसे हम आज की भाषा में मसाले बोलते हैं, वो एज ए औषधि वर्ड वहां पे यूज किया जाता था। तो औषधि को अगर मैं अब इंग्लिश में कहूंगा तो आप उसे मेडिसिन कहेंगे या न्यूट्रिशन कहेंगे। जब मैं दार्जिलिंग की बात करता हूं तो वैसे भी बड़े गर्व से करता हूं। लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपके पास एफएमसीजी भी है, मैंने कहा सर पहले तो एक चीज आपको थोड़ा सा सुधारता हूँ, हाँ हमारे पास एफएमसीजी के कुछ प्रोडक्ट हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो भी हमारे पास कुछ हैं। पर एक जो मेन मुद्दा है कि आप जो स्पाइसेस जिसे हम बोलते हैं या मसाले जिसे हम बोलते हैं, आप उसे एफएमसीजी की कैटेगरी में रखते हो, मैं अपने स्पाइसेस को न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखता हूँ। तो आज का सेशन तो पूरा डागर साहब लेंगे, वो आप वहां पे अभी चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं कि क्या आपके आइडियोलॉजी, आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जब डागर सर आएंगे आपको हर क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर मिलेगा कि न्यूट्रिशन क्या है, क्यों है, क्या ये मार्केटिंग गिमिक है या वास्तव में आज इसकी जरूरत है। कि या आज देखिए, आज जो कोरोना काल में एक सबसे बड़ी परेशानी है वो है कि लोगों में साहस की भी कमी है, लोगों में उत्साह की कमी है। अगर किसी का कोरोना पॉजिटिव निकल आया तो विश्वास मानिए अगर वो बिल्कुल फिट भी होगा तो वो ऐसे डाउन हो जाता है कि पता नहीं उसे क्या हो गया। तो न्यूट्रिशन या जब हम बात करते हैं तो उससे भी आज बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कुछ सही आ रही हैं, कुछ गलत आ रही हैं मार्केट में। लेकिन विश्वास मानिए न्यूट्रिशन की जानकारी गलत है। मैंने आपसे सबको जो है म्यूट कर दिया है, तो अगर कोई भी चाहे तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। टाइगर सर को आने में करीब 5 से 6 मिनट का अभी समय और लगेगा। अब आप बोल, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अपना वीडियो ऑन करना चाहें वो ध्यान रखें कि ये मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है। तो अगर आपका वीडियो का बैकग्राउंड ठीक है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, और ऑडियो का ध्यान रखें क्योंकि यहाँ मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं और आपका ऑडियो अगर खुल रहा है तो उससे बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आपको फिर समझ आपके किसी को डिस्टर्बेंस।
किसी ने लिखा है मेरी आवाज नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अनंत जी की बहुत शानदार फोटो दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। लगातार अभी लोग हमें साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उन्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि ये ट्रेनिंग तो डागर जी की थी, यहाँ पे डॉक्टर आशीष चौधरी क्या कर रहे हैं। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है और आज की ट्रेनिंग भी श्री जितेंद्र डागर जी ही लेंगे। मैं सिर्फ कुछ 5 से 6 मिनट आपके साथ हूँ, जो मैं ये डिस्कशन करना चाहता हूँ आज के टॉपिक पे। देखिए, आज सब अपने घरों पे बैठे हुए ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज्यादा आपके लिए नॉलेजेबल होने जा रहा है। वो ये बताएगा कि न्यूट्रिशन एक मार्केटिंग गिमिक है या वास्तव में आज इसकी जरूरत है। तो आप हर इंसान को इसका जवाब चाहिए। आपके अपने भी कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आपको लगता है कि आप क्या सोचते हैं वो बताना चाहते हैं, तो भी आप अपना ऑडियो ओपन करके वो हमसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि सेशन में अशोक सर लिख रहे हैं कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, करा हुआ है, और आवाज मेरे ख्याल में मुझे मेरी सुनाई दे रही होगी सबको। हाँ, मैम ने लिखा है कि मेरी वॉइस क्लियर है। तो मैं इसलिए मैंने कहा सबको बता दूं कि इससे पहले लोग मुझे बोले कि ये जितेंद्र सर की ट्रेनिंग में डॉक्टर आशीष चौधरी क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहता। तो मैं बता देता हूं कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए हूँ। डागर सर जल्दी ही ज्वाइन कर रहे हैं और आज का सेशन जो है वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। टॉपिक है न्यूट्रिशन गिमिक है या एक जरूरी है। तो हर आदमी का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। जैसे मैं सोचता हूं कि आज की जरूरत में न्यूट्रिशन एक ऐसा शब्द है जो कम से कम ताकत दे सकता है, साहस दे सकता है उस इंसान को। जब वो हॉस्पिटल जाता है, उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उस समय न्यूट्रिशन जो है उस इंसान के अंदर ताकत भर सकता है, बशर्ते वो अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन उसे दिया जाए, उसे समझ में आए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मैंने अभी जो शुरू में लोग आए थे उन्हें यह भी बताया था कि देखिए बेसिकली क्या था कि पहले 2 शब्द होते थे, मेडिसिन और न्यूट्रिशन, जो मॉडर्न साइंस में यूज किए जाते हैं। पर हमारे जो चीजें हैं, जैसे पहले कहा जाता हल्दी औषधि, मिर्च औषधि, जीरा औषधि, अजवाइन औषधि, लाल मिर्च औषधि, दालचीनी औषधि, तेज पत्ता औषधि, तो ये सब जिन्हें हम मसाले कहते हैं, ये पहले न्यूट्रिशन या औषधि या मेडिसिन के रूप में प्रयोग होते थे। और हमारे हजारों साल से ये सारी चीजें हमारे अपने घर की रसोई घर में, किचन में है। और ये किचन ही है जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत और भारतीय ये युद्ध कोरोना से जीत सकता है। अगर भारत और भारतीय, पिछले साल जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन था, तो मैं कुछ देशों में जो नोन लोग हैं उनसे बात कर रहा था, तो मेरी सिंगापुर में किसी से बात हुई, मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, तो मेरी दीदी से बात हुई कि जो इंडियंस हैं वो खुश हैं इस समय लॉकडाउन में भी। मैंने कहा कैसे? बोले हमारे घर में एक फैक्ट्री होती है जिसे हम बोलते हैं किचन, दैट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, जहां पे तीनों समय ताजा खाना बनता है। जबकि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो ऐसी चीजों पर निर्भर हैं जो तीनों समय का खाना या तो वो बासी खाते हैं, घर में रखी हुई ब्रेड है उसे ओवन में गर्म किया, उसे सेक के खा लिया,
तो वो सारी चीजें, या उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो संपन्न भारतीय हैं, जिन्हें आर्थिक परेशानियों को हटा दीजिए, अगर आपके घर में राशन मौजूद है, आपके घर में सुख सुविधा का सामान मौजूद है, तो भारत का आदमी लॉकडाउन में रह लेता है। क्योंकि और ये मसालों ने या स्पाइसेस ने, इस न्यूट्रिशन ने ही ताकत दी है, जो आज भी इतनी बुरी हालत में भी हमारा रेशो, मोर्टेलिटी रेशो जो है वो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में ठीक है। आप विश्वास मानिए कि कोरोना बहुत भयंकर बीमारी है, लेकिन हम भारत और भारतीय, पूरी दुनिया में भारतीय कहीं भी वो स्पाइसेस यूज करता है। और आप इसे मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, डागर सर ने भी एक बार बोला था कि अगर आप देखें कि भारत में जो अमीर लोग हैं, अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो ज्यादातर अमेरिकन प्रोडक्ट यूज करते हैं। अमेरिकन फोन यूज करेंगे एप्पल का, अमेरिकन गाड़ी यूज करेंगे, अमेरिकन फैशन एसेसरीज यूज करेंगे, जबकि पूरी दुनिया के जो रिचेस्ट लोग हैं उनके यहाँ इंडियन स्पाइसेस यूज होते हैं। उनकी जो रिचनेस है वो ऑर्गेनिक फूड को तवज्जो देते हैं। जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो सबसे पहले भारत और भारतीय सभ्यता का नाम आता है। मैं टाइम भी देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में अब किसी भी समय डागर साहब शुरुआत करेंगे, तो इंतजार कर लेते हैं। वो हैं और अपने आप को अनम्यूट करके वो अगर आते हैं। डागर साहब क्या आप आ चुके हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? मैं अवेलेबल हूँ अभी। अच्छा। पर मैं आपको सुनने में तल्लीन था, तो मैंने कहा कि मौका अच्छा है, सुनाते सुनाते कई बार सुनना चाहिए। अब शादीशुदा भी नहीं हूं तो कोई घर पे भी सुनाने वाला है नहीं। मैंने कहा कम से कम आज डॉक्टर साहब को ही सुने, एक नया आनंद, एक नई अनुभूति लें। आपको घर पे कैसा लगता होगा? नहीं सर, धन्यवाद आपका। आप आ चुके हैं तो ये सारे लोग मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा आप ही को सुनना चाहते हैं, आपसे वो इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज लेना चाहते हैं। तो मैं सभी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में, और आपके हाथों में है। जो भी लोग डागर सर का स्वागत करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में वेलकम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम ताली बजाने की परमिशन तो देंगे नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, स्वागत तो हम खुद ही कर लेंगे। वो हम सलमान खान नहीं है ना कि लोगों से कहें स्वागत करो, खुद का खुद कर लेंगे स्वागत, उसमें कोई इशू नहीं है जी। आज का टॉपिक बेसिकली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में मैंने इस डाउट को देखा था। और प्रोडक्ट सेशन पे जो हमारा चल रहा था कोविड टाइम पे, वो 99.99% ब्लॉकेज हमने 2 दिन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन वेल ओवर देयर, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग। तो मैंने ये सारा कुछ देखा है। 99.99% लोग, हम पिछले 2-3 सेशंस में, पिछले 3 दिन में और एक फेसबुक ट्रेनिंग सेशन के दौरान, मैं ये मानता हूं कि हम अपनी 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन मैं अपने लाइव प्रोग्राम में भी हमेशा बोलता हूं, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम में भी हमेशा बात बोलता हूं, बात ये नहीं है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बात ये भी नहीं है कि चीजें अच्छी नहीं है, जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है। सबसे बुरा यह है कि चीजों को करने का कमिटमेंट नहीं है, माइंडसेट नहीं है। जिस तरीके से मैं हमेशा बोलता हूं कि हमने पूरी जिंदगी अच्छा फोन कौन सा है उसको हमेशा पूरी लाइफ सोचा, अच्छी गाड़ी क्या खरीदनी है परिवार के लिए उस पर पूरी लाइफ चिंतन किया, घर के लिए टेलीविजन कौन सा लेना है इस पे जीवन भर चिंतन किया, अगर कभी घर बनाना पड़ा तो वो कहाँ पे बनाना चाहिए, कितना बड़ा हो, कैसा हो, उस पे हमने जिंदगी भर चिंतन किया। लेकिन जो काम हम लोगों ने नहीं करा वो काम है, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि मेरे घर वालों का खाना पीना कैसा हो, मेरे घर पे किस ब्रांड का भोजन आना चाहिए, किस ब्रांड की दाल आनी चाहिए, किस ब्रांड के मसाले आने चाहिए। ये सवाल तक कभी हमने अपने आप से करे नहीं। मसालों की महत्वता क्या है जीवन में, ये सवाल कभी करा ही नहीं गया। कॉस्मेटिक्स क्यों हम यूज करते हैं और किस क्वालिटी के बिहाफ पे हमें यूज करने ना करने का डिसीजन लेना चाहिए, इस पे कभी एजुकेशन ही नहीं रही। जैसे आज आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एफएमसीजी भी लाने चाहिए। प्रैक्टिकली हम एफएमसीजी मार्केट के अंदर ही हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट रेंज है वो एफएमसीजी के बाहर मार्केट में है ही नहीं। आज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स
मोस्ट फास्ट मूविंग चीज आज की दुनिया में मेडिसिन है। किचन हर घर में चल रही है तो स्पाइसेस जो हैं वो एफएमसीजी हैं। हर घर में लोग नहा रहे हैं, खा रहे हैं, आपके कपड़े धुल रहे, तो वो एफएमसीजी है, सारा रेंज एफएमसीजी में काउंट होता है। लोग दांत साफ कर रहे हैं तो एफएमसीजी है, एफएमसीजी का और इससे कोई गहरा मतलब नहीं होता। फास्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमेबल गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसका इससे ज्यादा कोई और तात्पर्य नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो भी माइंडसेट के ऊपर है कंप्लीटली, क्योंकि सब चीजें पता है। ऐसा नहीं है हमारे को, मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को इंफॉर्मेटिव सेशंस करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉलेज आज इंडिया के घर घर में रूट रूट तक पहुंच चुकी है। इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो गूगल भी है। गूगल से ज्यादा इंफॉर्मेशन ना कोई जितेंद्र डागर दे सकता है, ना कोई बुक दे सकती है, ना कोई और व्यक्ति दे पाएगा। गूगल सबसे बढ़िया माध्यम है इंफॉर्मेशन जुटाने का, लेकिन सही इंफॉर्मेशन कौन सी है इसको जुटाने के लिए माइंडसेट नहीं है। इंफॉर्मेशन जुटानी भी है या नहीं जुटानी है परिवार के लिए, उसके लिए माइंडसेट नहीं है। इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद उस इंफॉर्मेशन के इंप्लीमेंटेशन के लिए भी हम लोग माइंडसेट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग भटकते हैं। सबसे बुराई चीज यही आ जाती है कि हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ जान लिया, लेकिन उसके बाद उसको इंप्लीमेंट ही नहीं किया। रीजन बीइंग वही इशू, माइंडसेट नहीं है इंप्लीमेंट करने का। तो नॉलेजफुल लोगों को होने से कुछ नहीं होता। एक बच्चा गया, एक साल पढ़ता रहा, पूरा का पूरा एक साल पूरी पढ़ाई करी, उसके बाद अगर स्कूल में उसका एग्जाम लिखने का माइंडसेट नहीं है तो वो एक साल कितना भी नॉलेजफुल रहे, कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले, वो चीज एंड में कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली नहीं है। ये बच्चा नेक्स्ट ईयर में मूव नहीं कर पाएगा। आज हम लोगों को जो चीज माइंडसेट रोकती है, लास्ट में आके कोई व्यक्ति आज कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो एक चीज पे क्वेश्चन जरूर करता है कि कल के सेशन में मैंने बात किया कि आइसक्रीम का भी बजट है, आपके घर पे हर चीज का बजट है, मिठाइयों का बजट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, सोडा ड्रिंक्स का बजट है, बहुतों के घर में अल्कोहल का भी बजट है, जो घर का मेजर बजट है। घर के दो मेजर बजट में क्या आता है, एक तो मिल्क आएगा, दूसरा अल्कोहल आएगा। उसका भी बजट हर घर के अंदर मौजूद है कि हाँ इतना पैसा तो लगता ही है बॉस इस आतिथ्य में, इस संस्कार में। लेकिन जो बजट मौजूद नहीं है वो बजट मौजूद नहीं होता न्यूट्रास्यूटिकल्स का। उसके लिए अफसोस की बात यह है कि एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति भी, एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी यूजुअली ये क्वेश्चन करता है कि आर सप्लीमेंट सेफ। वो सप्लीमेंट सेफ है या नहीं है, डेली लेना चाहिए या नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेबल है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि सिगरेट और ड्रिंक डेली नहीं लेनी चाहिए। उसके बावजूद हम किस बिहाफ पे उसको लेते हैं और किस बिहाफ पे मोटा पैसा खर्चते हैं, ये वन ऑफ द क्वेश्चंस था। चलिए खैर, उनमें उनका कोई कसूर नहीं। सप्लीमेंट्स मार्केटिंग गिमिक है या नहीं है, ये सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि सिगरेट भी, शराब भी किसी कम्युनिटी मात्र पे ही क्वेश्चन करती है। लेकिन सप्लीमेंट्स हर किसी की जरूरत है, घर के बच्चों से लेके बड़ों तक। तो सवाल सुलझना जरूरी है और तार्किक लॉजिकल सुधरना जरूरी है। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मैंने कल भी कहा था, ध्वजावाहक हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जिसने सप्लीमेंट्स को पहुंचाया। आज भी हमारी इंडस्ट्री की 72% सेल्स में फूड सप्लीमेंट्स का योगदान है। वर्ल्ड की जितने भी टर्नओवर हम कर रहे हैं उनमें से 70% प्लस टर्नओवर हम न्यूट्रास्यूटिकल से ही करते हैं, सप्लीमेंट से ही करते हैं। अब इसी को हम आगे समझते हैं, कारण क्या है। मार्केटिंग गिमिक भी हो सकता है, बड़ी सारी कहानियां सुनाई जाती हैं, बड़ी सारी कहानियां बाद में एक्सप्लॉइट की जाती हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर, मल्टीविटामिन्स के ऊपर, मल्टी मिनरल्स के ऊपर अगर किसी समझदार आदमी ने कोई कहानी बना के सुनाना चालू कर भी दिया होगा तो उसमें गलत क्या है। हो सकता है किसी ने मार्केटिंग गिमिक बना दिया हो, हम तो जज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ना तो हम फार्मा से हैं, ना हम उस तरफ अभी सोचना चाह रहे हैं, ना इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। कोई समाज का व्यक्ति बोलता है न्यूट्रास्यूटिकल ठीक है, कोई बोलता है खराब है, कोई जिम वाले लड़के को बोलता है कि पाउडर खा के बॉडी बनानी चाहिए, कोई बोलता है जिम में पाउडर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सच्ची बात यह है, मैं दोनों बातों को साइमल्टेनियसली लेता हूं और पहले सेशन में हम दोनों लोगों को सही मान के चलते हैं। हम एक चीज को मानते हैं कि जो व्यक्ति पाउडर खा के बॉडी बना रहा है और एक व्यक्ति जो ये सलाह दे रहा है कि पाउडर नहीं खाना चाहिए।
क्या दोनों के पास अपने तर्क हैं? कोई भी किया गया वाक्य, इस्तेमाल किया गया वाक्य, अगर मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, आप तो कमाल के व्यक्ति हैं, लेकिन मैं उस चीज का तर्क नहीं दे सकता, तो ये चीज तारीफ नहीं, चापलूसी कहलाएगी। मैं आपकी तारीफ करे जा रहा हूं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं है मेरे पास कोई मकसद नहीं, कोई रीजन नहीं कि मैं आपकी क्यों तारीफ कर रहा हूं, तो ऐसी कोई भी चीज चापलूसी कहलाएगी। सिमिलरली अगर मैं आप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा हूं कि आप बहुत बुरे व्यक्ति हैं ये, और आप पूछ रहे ऐसा क्या बुरा देख लिया आपने मेरे अंदर, और मैं उसका भी कोई तर्क नहीं रख पा रहा हूं, तो ये चीज भी बेवकूफी कहलाएगी। ये आदमी बेवकूफ है, इस पे रिएक्ट नहीं किया जा सकता। तर्क का, लॉजिक का होना बहुत जरूरी है। क्या जो व्यक्ति ये बोलता है कि सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्या उसके पास कोई जेन्युइन मजबूत तर्क है? जो सप्लीमेंट बोल रहा है कि इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसके पास कोई मजबूत तर्क है जो कि लोकल लैंग्वेज में हम किसी भी व्यक्ति को समझाएं तो समझ आ जाए? मार्केटिंग गिमिक होती है, बहुत सारी चीजें मार्केटिंग गिमिक में काउंट होती हैं, बड़ी बार मार्केट को गिमिक किया जाता है, लेकिन सप्लीमेंट्स की सच्चाई क्या है? सप्लीमेंट्स का बेसिक क्या है? सप्लीमेंट्स का बेसिक यहां से निकल कर आता है। सबसे पहले बिल्कुल बेस टू बेस हम जाएंगे। सबसे पहले बेस में एक क्वेश्चन हम अपने आप से करें, क्या ह्यूमन बीइंग्स बिना फूड के सरवाइव कर सकते हैं? पहला सवाल बिल्कुल रूट से उठाएंगे तो मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो जवाब है कि बिना भोजन के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो भूखे रहने से क्या आदमी सीधा मृत्यु को प्राप्त होता है, या उसकी बॉडी में जैसे जैसे खाना नहीं मिलेगा अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस चलेंगे, अलग अलग तरीके से ऑर्गन डिग्रेड होंगे? यानी कि एक आदमी को, हट्टे कट्टे आदमी को अगर हम भोजन ना दें, हम उसे डिप्राइव ऑफ फूड कर दें, तो ध्यान रखिएगा वो भोजन की कमी से नहीं मरेगा, मरेगा वो किसी ना किसी बीमारी से। लेकिन जब उसको लगातार 40 दिन नहीं जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भोजन में, तो उसकी जितनी केमिकल प्रोसेसेस हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो बहुत तेजी से एग्रेवेट होने लग जाएंगी। और आज मैं आपको बड़े सिंपल एग्जांपल से चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं ये मानता हूं जिसे आज समझ नहीं आएगा उसे शायद जिंदगी भर कभी दोबारा समझ भी नहीं आएगा मुद्दा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर हट्टे कट्टे को भी मुझे मारना है, तो मैं उस व्यक्ति को भोजन से डिप्राइव कर दूंगा, और धीरे धीरे बॉडी उसकी इतनी एग्रेवेट हो जाएंगी, डिजीजेस इतनी तेजी से प्रोग्रेस करेंगी कि वो व्यक्ति 40 दिन में, हट्टा कट्टा पूरे तरीके से स्वस्थ व्यक्ति 40 से 45 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और डेफिनेटली उसका रीजन दम घुटना या बाकी नेचुरल डेथ ये सब नहीं होगा, कोई ना कोई बीमारी उसके पीछे आएंगे, और ये बीमारियां उसका कारण ले जाएंगी। हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, आते चिपक जाएंगी, उनके केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे। यानी कि केवल 45 दिन में फूड से डिप्राइव करके भी आदमी को बीमार किया जा सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, चलिए अब एक केस लेते हैं कि हमें आदमी को मारना नहीं है, हमें आदमी को बचाए रखना है। अब मैं एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को लेता हूं, और सोच के देखिएगा, मैं उस व्यक्ति को 3 टाइम नहीं, मैं 5 टाइम खाना खिलाता हूं, और मैं उसको इंसिस्ट करता हूं। 2 केस में पकड़ता हूं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले केस के अंदर मैं उस व्यक्ति को 3 टाइम खाना दे रहा हूं, दूसरे टाइम मैं उस व्यक्ति को 5 टाइम खाना दे रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले केस लिया था, उसको भोजन नहीं दिया तो मर गया। तो मैंने 2 केस लिए, एक को 3 टाइम दूंगा, एक को 5 टाइम दूंगा। और सामान्य लॉजिक ये कहता है कि कुछ ना देने से जो आदमी मरा है, उसकी बजाय मरने की प्रोबेबिलिटी अब उस आदमी की जल्दी रहेगी जो 3 टाइम खाना खा रहा है, बजाय उस आदमी के जो 5 टाइम भोजन कर रहा है। लेकिन इस 3 टाइम भोजन में और 5 टाइम भोजन में मैं उनको तीनों टाइम एक जितना खाना देता हूं। एक व्यक्ति को 3 टाइम में मैं लगभग एक पूरा पिज्जा खिला रहा हूं, और एक व्यक्ति को 5 टाइम एक पिज्जा खिला रहा हूं, यानी 5 पिज्जा दिन के खिला रहा हूं, एक को 3 पिज्जा दिन के खिला रहा हूं। कॉमन सेंस, साइंटिफिक नॉलेज क्या बोलती है कि कौन सा व्यक्ति पहले मरेगा? तो जो व्यक्ति 5 पिज्जा डेली खा रहा है वो व्यक्ति जल्दी मरेगा। रीजन बीइंग,
उसको कैलोरीज भी पूरी गई हैं, एनर्जी भी पूरा गया है, लेकिन उसका जो फूड था वो कंटेमिनेटेड था, उसमें न्यूट्रिएंट थे नहीं, तो बॉडी को न्यूट्रिएंट बॉडी से लेने पड़ रहे थे। ये व्यक्ति बड़ी तेजी से खत्म होता चला गया। इसके मुकाबले वो व्यक्ति जी जाएगा जिसको खाना कम मिला। ये सेकंड एग्जांपल है ये समझने के लिए कि शरीर के लिए बाध्यता पिज्जा की नहीं है, फूड की नहीं है, न्यूट्रिएंट की बाध्यता ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति को एक ही प्रकार का भोजन आप खिलाते रहें तो हम में से ज्यादातर आदमी जानते हैं कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर सेट ऑफ बीमारियों का शिकार हो जाएगा। और हम में से जो कोई व्यक्ति ये एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहे वो व्यक्ति अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकता है। तो न्यूट्रिशनल साइंस या न्यूट्रिएंट्स हम लोगों के लिए केवल मार्केटिंग गिमिक है या सच्चाई है, ये तब पता लगेगा। एक प्रकार के भोजन में केवल एक ही प्रकार का न्यूट्रिएंट पाया जाता है। जिंदा रहने के लिए कैलोरीज की जरूरत रहती है, वो कोई भी भोजन प्रदान कर देगा। तो आप एक सेट ऑफ भोजन को लगातार खा के देखिए और 3 महीने के अंदर ही डिजीज पैदा हो जाएंगी, जो इस चीज का सबूत देंगे कि न्यूट्रिएंट्स का रोल बहुत अहम है, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करता है। ये केस नंबर 2 है जो आदमी को बिल्कुल क्लैरिटी से बताता है कि डेफिशिएंसी से ही डिजीजेस का क्रिएशन हो रहा है, और जो बीमारी डेफिशिएंसी से क्रिएट होगी उसे ड्रग से नहीं भर सकते। बीमारी ने जन्म लिया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, और उसका सिम्टम आया घुटनों में दर्द, और लोग पेन ऑयल लगा के विटामिन डी की कमी को दूर नहीं कर सकते, घुटनों को रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए नेचुरल विटामिन डी पे काम करना ही पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी को ड्रग से नहीं कंपेयर कर सकते, डेफिशिएंसी को तो डेफिशिएंसी से ही फुलफिल करना पड़ेगा। और ये लंबे टाइम से हम लोगों के साथ परेशानी चल रही है। बहुत से लोगों को मैं ये कहते हुए सुनता हूं कि हमारे पूर्वज तो सप्लीमेंट नहीं खाते थे, वो हेल्दी रहते थे। ये भी मेरे को एक माइंडसेट है जो मार्केट में मिला, जिसका आंसर मैं बिल्कुल करना चाहता हूं और बड़े खुले उससे करना चाह रहा हूं। बहुत से लोगों ने ये बात बोली है कि पूर्वजों ने तो सिर्फ भोजन खाया। बिल्कुल हमें अपने पूर्वजों के साथ कंपेयर करना चाहिए, अपने दादा दादी नाना नानी के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत हेल्दी लाइफ जी के गए हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके करते हैं। पहली चीज, आपके दादा दादी जी ने जब सिर्फ भोजन से अपनी कमियां पूरी करी, तब एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या तब भी इन खेतों की मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा इतना ही उठाया गया था? क्या तब भी ऊपर की मिट्टी उठा उठा के इतने पक्के घर बना लिए गए थे? क्या तब भी ऊपर की लेयर इतनी ही डैमेज थी? नहीं। केस नंबर 2, क्या जब आपके दादा दादी जीवित थे क्या पोल्यूशन का स्तर तब भी इतना ही था? बॉडी पे अटैक क्या तब भी इसी लेवल से हो रहा था? नहीं। केस नंबर 3, जब आपके दादा दादी जी जीवित थे क्या तब भी फसलों में इतना ही केमिकल्स डाला जाता था जितना आज डाला जा रहा है? तो उसका भी जवाब है नहीं, तब केमिकल्स नहीं डाला जाता था। नंबर 4, क्या तब भी उन लोगों का, आपके दादा दादी का जो पानी था वो आरओ से ही आ रहा था? सवाल नंबर 5, क्या तब भी आपके दादा दादी का जो दूध था, जो जानवर थे, क्या तब भी वो भूसे के ढेर खा के इंजेक्शन लगा के दूध दे रहे थे? और वो भी क्या अमेरिकन ब्रीड्स थी? नहीं। जब अब हम अपने दादा दादी को कंपेयर करते हैं, नाना नानी को कंपेयर करते हैं, तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन बहुत ट्रू फैक्टर्स पे, बहुत ट्रू एविडेंसेस के साथ होना चाहिए। इतना सब कुछ बदल गया, तब बॉडी पे नेचर अटैक नहीं करती थी बीमार करने के लिए, हवा अटैक नहीं करती थी, पानी अटैक नहीं कर रहा था, हमारी फसलें हमारे शरीर को बचाने के लिए काम करती थी। आज तो हमारा भोजन भी हमारे खिलाफ काम कर रहा है। उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में 180 डिग्री का फर्क है। जब प्रकृति साथ देती थी इंसान का जीने के लिए, जब हवा प्राण वायु देती थी, जब पानी जल जो था प्राण देता था, प्राणी की एक एनर्जी है जिसको प्राण को हम बोलते हैं प्राण पखेरु उड़ जाना, प्राण एनर्जी है। जब पानी भी हमें एनर्जी दे रहा था, जब फूड भी हमें एनर्जी दे रहा था, जब दूध भी एनर्जी दे रहा था, उस युग में भी सप्लीमेंट्स लिए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि उस युग में सप्लीमेंट नहीं लिए जाते थे,
तो उसका ध्यान एग्जैक्टली गया ही नहीं। डॉक्टर आशीष ने कहा पहला फूड सप्लीमेंट आपके मसाले, मसाले भोज्य पदार्थ नहीं है। कोई भी भोजन में उस समय पे ये चीज समझनी चाहिए हम लोगों को कि अगर कोई भी चीज भोजन होती है, भोजन का मतलब है जो मेरा पेट भर दे। मैं सब्जी खा के अपना पेट भर सकता हूं, मैं फ्रूट्स खा के भी अपना पेट भर सकता हूं, मैं ग्रेन्स को खाकर भी अपना पेट भर सकता हूं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति संसार में मसाले खा के पेट भर सकता है? और अगर उस बेवकूफ व्यक्ति ने गलती से कोशिश भी करी तो उसका पूरा पेट जल जाएगा। इतना हीट प्रोड्यूस होगा क्योंकि मसाले जो होते हैं वो टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं। जब उनके टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी बर्स्ट होगा तो बॉडी में इतना हीट प्रोड्यूस होगा, इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस होगी जो संभाली नहीं जा सकेगी। इसी को हम पित्त बोल देते हैं, बोलते हैं कि मसाले गर्म होते हैं। हीट का एक्सट्रैक्शन, सिंपल केमिस्ट्री की भाषा में बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। इतनी छोटी छोटी चीजों में इतनी ऊर्जा थी कि बॉडी में जाके जब वो ब्रेक डाउन हुआ तो इतना हीट पैदा हुआ। और हीट पैदा होने के लिए कोई ऊर्जा चाहिए होती है, तभी इतनी ऊर्जा पैदा हो सकती है। मसाले आज से नहीं, लगभग पिछले 10-20 हजार सालों से, जब से मानवता का रिकॉर्ड है, तब से ये जो मसाले हैं ये फूड सप्लीमेंट का ही प्रतीक है। ये भोजन नहीं है, ये फूड को सप्लीमेंट करते हैं। जो कमी हमारे अनाज से पूरी नहीं हो पाती, सब्जियों से पूरी नहीं हो पाती, फ्रूट से पूरी नहीं हो पाती, उसके साथ ये सब कुछ डालना फूड सप्लीमेंट था। सेकेंडरी थिंग, अब मैं फिर आगे आता हूं। सर्दियों में डलने वाले, हर समाज में अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, बाकी चीजें हर घर के अंदर। आपका जो औरतें प्रेग्नेंट होती थी उनके लिए अजवाइन के लड्डू, मेथी के लड्डू, ताकि दूध, आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि मेथी के खाने से अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो उसको दूध ज्यादा उतरेगा। तो जब मेथी के लड्डू या अजवाइन के लड्डू दिए जाते थे तो वो फूड सप्लीमेंट थे जो यूजुअली नहीं खाए जाते थे। टारगेटेड फूड सप्लीमेंट थे कि सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को या आफ्टर डिलीवरी वुमेन को सप्लीमेंट दिया जाएगा। कभी भी किसी भी समय पोषक तत्वों की कमी में हमारे अनपढ़ बुजुर्गों ने भी हमें अकेले नहीं छोड़ा। पढ़े लिखे बुजुर्ग आज तक सवाल का, या पढ़े लिखे जवान आज तक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। बुजुर्गों ने टारगेटेड न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बनाए कि बॉस अब प्रेग्नेंट है तो ये देना पड़ेगा, नॉन प्रेग्नेंट है तो ये देना पड़ेगा, आफ्टर डिलीवरी ये देना पड़ेगा। तो वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं। सर्दियों में खाए जाने वाले विभिन्न लड्डू क्योंकि सीजन पे बनते थे और हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, सर्दियों में इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, तो फूड सप्लीमेंट था। इसके अलावा अगर आप फूड सप्लीमेंट्स निकालेंगे तो अचार फूड सप्लीमेंट निकलेगा, खाने के बाद पान फूड सप्लीमेंट निकलेगा। लोग शिलाजीत खिलाते थे ताकत के लिए कि ये खाइए, इसको खाने से ताकत आएगी। शिलाजीत पिछले 10-20 सालों में किसी ने खाई ही नहीं है क्योंकि लोग मानते हैं कि ये अब ओरिजिनल मिलती नहीं है, जेन्युइन मिलती नहीं है। लेकिन शिलाजीत का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है हमारे देश के अंदर। अगर पिछले 20 सालों से लोग शिलाजीत से भागते आए हैं जेन्युइन ना मिलने के कारण, तो शिलाजीत इतनी पॉपुलर कैसे है? क्योंकि उसका रिजल्ट हमारी पिछले पीढ़ियों ने निकाला है और बिना टीवी, बिना न्यूज़पेपर के रिजल्ट के आधार पे उसकी माउथ पब्लिसिटी हो के हमारे पूरे देश में उसका आधार पाया जाता है। जो लोग और सप्लीमेंट जानना चाहते हैं तो बारीकी से देखें। सर्दियों में यूज होने वाला च्यवनप्राश क्या फूड सप्लीमेंट नहीं है? क्या गुड़ फूड सप्लीमेंट नहीं है? ये सभी फूड सप्लीमेंट्स थे जो उस समय पर भी और आज भी जितने ये फूड सप्लीमेंट्स हैं, साइंस इनके रिजल्ट्स ढूंढ रही है। शिलाजीत में लगभग 82 से ज्यादा मिनरल मिले। जब गुड़ को ढूंढा गया तो उसमें दांतों को मेंटेन करने के लिए, ओरल बैक्टीरिया के लिए बड़े जरूरी तत्व मिले। फास्फोरस जैसे बाकी मिनरल्स मिले जो बॉडी के अंदर हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। पोटाशियम मिला। मसालों में ढूंढा गया तो हल्दी में कुरकुमिन निकला। तो हर किसी चीज में जिससे हमने चीजों को सप्लीमेंट किया है, कैसे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स पाए जा रहे हैं, कैसे अचार के अंदर प्रोबायोटिक्स पाया गया, प्रोबायोटिक्स के लिए अचार, गाजर की कांजी, ये सब चीजें कितनी ही चीजें हैं जो इंडियन कल्चर में
सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद भी न्यूट्रास्यूटिकली हम लोगों को एडवाइस की जाती थी। बच्चों को हरड़ देना बड़ा नॉर्मल माना जाता था, हरड़ फूड नहीं था, एज एन मेडिसिन या एज एन न्यूट्रास्यूटिकल सपोर्टिव भी काम करते थे क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं थे। इन सब चीजों को अगर हम क्लोजली वॉच करेंगे तो हम ये बात जानते हैं कि हम पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने हवा का सत्यानाश कर लिया, पानी का सत्यानाश कर लिया, भोजन का सत्यानाश कर लिया, भोजन में मिलावट भी कर ली, केमिकल की मिलावट भी कर ली, फिजिकल मिलावट भी कर ली, और उसके बाद फूड सप्लीमेंट से भी मुंह मोड़ लिया और सिर्फ लग्जरीज की तरफ जाते चले गए। हमें तो महंगे जेवर पहनने हैं, डायमंड खरीदना है, गोल्ड डालना है, फोन खरीदना है, हम लोगों को टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, और ये भूल गए कि शरीर को चलने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया। क्योंकि अगर एक व्यक्ति को 15,000 रुपए की गाड़ी की किस्त देनी है और घर में 12 से 15,000 रुपए के फूड सप्लीमेंट लगेंगे, तो इस व्यक्ति से आज अपने आप से ईमानदारी से क्वेश्चन करिए कि अगर 12 से 15,000 रुपए आपको गाड़ी की किस्त देना ठीक लगता है या 12 से 15,000 रुपए अगले 5 साल के लिए अपने परिवार को खिलाना ठीक लगता है, तो आप कहेंगे बॉस देखो ठीक गलत तो नहीं मालूम, लेकिन अगर चॉइस मिलेगी और मैं 15,000 दे सकता हूँ तो मैं गाड़ी की किस्त पहले दूंगा, परिवार को सप्लीमेंट तो मैं बीमार होने के बाद भी दे दूंगा। ये माइंडसेट है जो हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस दे रहा है, जो हम लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है। 15,000 फूक देंगे, 20,000, 50,000 गाड़ी के लिए खर्च देंगे, जो गाड़ी हर महीने फिर खर्चा करेगी, लेकिन हाँ हम अपने परिवार के लिए नहीं फूकेंगे। और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी गाड़ी और आपकी बॉडी दोनों अलग अलग मशीन नहीं है, ये सेम सिद्धांतों पे बनी है, सेम सिद्धांतों पे चलती हैं। आप एक गाड़ी खरीद के लाते हैं तो उस गाड़ी के अंदर आप अगर 50,000 की गाड़ी भी खरीदेंगे, एक 30-35,000 की कोई मामूली स्कूटी भी खरीद लेंगे, यकीन मानिए एक सेकेंड हैंड स्कूटी भी अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो अगर उससे पूछेगा कि ये पेट्रोल से चलती है या डीजल से चलती है, तो उसका पेट्रोल या डीजल वाला ईंधन ही डलवाएगा, दूसरा ईंधन उसके अंदर कभी नहीं डलवाएगा। अगर एक व्यक्ति को 30,000 की थर्ड हैंड स्कूटी भी मिल जाए ना और उसका मालिक बोले कि सर इसमें डीजल डलना है, और मैं आपको बोलूं कि अरे पगले डीजल क्या डलवाता है, मैं तेरे को इससे भी महंगा फ्यूल बताता हूं, पेट्रोल बताता हूं जिसकी ऑक्टेन वैल्यू इससे बहुत अच्छी है, तो इसमें पेट्रोल डलवा, तो ना हम महंगे में पेट्रोल डलवाएंगे ना हम सस्ते में केरोसिन ऑयल डलवाएंगे, जो उस गाड़ी को चाहिए वो डीजल डलवाएंगे तो डीजल डलवाएंगे। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि बीमार होने के बाद नहीं खाए जाते सप्लीमेंट, और बीमारियों से ठीक होने के बाद ध्यान दिया जाता है, और लोग बोलते हैं हमने तो आज तक सप्लीमेंट खाए नहीं, हमें तो कोई बीमारी लगी नहीं। सर मानिए कि एक स्कूटी या एक कार आप ड्राइव कर रहे हैं, वो गाड़ी आपने 1000 किलोमीटर ड्राइव की, 2000 किलोमीटर ड्राइव की जब नया इंजन है, 3000 किलोमीटर ड्राइव किया, 5000 किलोमीटर ड्राइव किया, तो उसको आप सर्विस नहीं कराते हैं, 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस कराते हैं। अब एक बेवकूफ व्यक्ति ने BMW खरीदी और एक समझदार आदमी ने BMW खरीद ली। दोनों ने कहा कि यार ये गाड़ी ना बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी जीवन भर की मेहनत लग के ये एक गाड़ी खरीदी गई है, शायद मैं जिंदगी में दूसरी BMW या दूसरा महंगा व्हीकल नहीं खरीद पाऊं, इस गाड़ी को मुझे मेंटेन करना होगा, ये पहली चॉइस थी, और इस चॉइस के साथ हम लोगों ने गाड़ी बाय कर ली। बहुत अच्छा किया, करना भी चाहिए। समझदार आदमी ने जिसने BMW खरीदी थी, एक दिन देखा उसने कि एक बेवकूफ आदमी 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलते ही उसका दिल धक धक करने लग गया, उस बेवकूफ का दिल डरने लग गया और वह बेवकूफ परेशान हो गया। और यकीन मानिए उस गाड़ी का AC फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, उसके टायर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, वो गाड़ी बहुत उम्दा ब्रेक लगा रही है, सब कुछ टॉप क्लास चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेवकूफ आदमी जिद पकड़ के बैठ गया है कि मुझे इस गाड़ी की सर्विस करानी है। इसका दिमाग खराब हो गया। इस गाड़ी के इंजन में से कोई आवाज नहीं आ रही, एसी की कूलिंग परफेक्ट चल रही है, हेडलाइट बढ़िया जल रही है, कोई परेशानी ही नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन उसके बावजूद भी
ये मूर्ख व्यक्ति अपनी BMW की सर्विस कराना चाहता है और उसके बाद समझदार आदमी ने इसे रोका कि जब तेरी गाड़ी में कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है तो तू सर्विस सेंटर गधे जा ही क्यों रहा है। लेकिन ये मूर्ख चला गया। शाम को ये वापसी आया तो उस समझदार आदमी ने मूर्ख से पूछा, हाँ अपनी बेवकूफी की क्या कीमत अदा करी? तो उसने कहा मेरे सर्विस में लग गए 50-60 हजार रुपए। तो उसने कहा देख कंपनी वाले ना तुझे ऐसे ही गधा बनाते हैं, तेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन तेरे दिमाग में बैठा दिया कि हर 10,000 किलोमीटर के बाद सर्विस करवानी है तो तू सर्विस कराए जा रहा है। मेरी गाड़ी देख कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कैसी भी परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास लाइटें चल रही हैं। ऐसा सर्विस कराने के बाद तू बता तेरी गाड़ी में क्या चेंज आ गया जो मेरी गाड़ी में नहीं है। ये आदमी 11,000 किलोमीटर पे गया। इसने फिर समझदार ने बेवकूफ को जलील किया कि देख तूने 50,000 खराब कर दिए, अब तू फिर बेवकूफ बनेगा 20,000 किलोमीटर के बाद। 20,000 किलोमीटर के बाद फिर तू भागेगा, तू 50,000 और लगा देगा। दोनों BMW गाड़ी है, 15-20,000 25,000 किलोमीटर ओवर भी चल जाएगी, बड़ी परेशानी नहीं करेगी। लेकिन फिर एक दिन आएगा जब 35,000 40,000 किलोमीटर के बाद बहुत शानदार, बहुत तगड़ी, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस BMW गाड़ी का पूरा इंजन बैठ जाएगा और फिर यह समझदार आदमी उस बेवकूफ आदमी के पास जाएगा और बताएगा कि भाई तेरी मशीनरी में अब तक कितना पैसा लग चुका होगा। तो ये बोलेगा मैं 4 इंस्टॉलमेंट भर चुका हूं 50 से 60 हजार की, लगभग 2.5 लाख रुपए लग चुका है। अब ये समझदार आदमी बताएगा लेकिन मेरी मशीन में तो वो लोग बता रहे हैं कि अब कम से कम 30 लाख रुपए लगेगा। क्यों? क्योंकि 40,000 किलोमीटर तक 4 बार सर्विस करवा के उस व्यक्ति ने इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल चेंज कराया तो उसका इंजन ठीक से चलता रहा, सिर्फ कुछ छोटे पुर्जे घिस पाए। ऐसा नहीं है कि उसके पुर्जे नहीं घिसेंगे, उसके भी पुर्जे घिसे हैं, लेकिन इस बेवकूफ का तो इंजन ही पूरा सीज हो गया। अब इसका इंजन 20-30 लाख रुपए लेगा। यही काम हम सब लोगों के साथ हो रहा है जो न्यूट्रिएंट के लिए बजट नहीं निकालते, फिर वो कोरोना में 20-20 हजार रुपए के डेली बेड पे फूंक देते हैं। किसी ने अगर पिछले दिनों ऑर्गेनिक मसाला नहीं खाया, ऑर्गेनिक फ्रूट्स की कीमत नहीं समझी, आज वो लोग हॉस्पिटल के बेड पे सिफारिश करवा के, कल अवेलेबल था ऑर्गेनिक बिना सिफारिश के, आज को वो करेंगे, कॉल करवा रहे हैं, सिफारिश लगवा रहे हैं MP की, हॉस्पिटल का एक बेड दिलवा दो, पैसे बोलो कितने चाहिए दे देंगे। आज एक पेन रिलीविंग के लिए वो लोग हॉस्पिटल के बेड पे 20,000 रुपए पर दिन दे के बेड का प्लस मेडिसिन का प्लस 30,000 रुपए, 35,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए में भी एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदा गया है। तो 30,000 रुपए डेली के बेड पे बिना सांस लिए हुए, फेफड़े फुला के भी, उसके बाद ये लोग वही विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए के भरोसे दोबारा कोरोना पे विजय पाएंगे। पहले शायद सप्लीमेंट इम्यूनिटी बना के रोक लेते, अब सप्लीमेंट इम्यूनिटी बनाएंगे। डॉक्टर एंटीबायोटिक देगा वायरल लोड को कम करने के लिए, एंटीवायरल देगा, उसके बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर सांसें भरेगा, तब जाके ये बेवकूफ उससे 10 गुना बजट ज्यादा देके वापसी घर पे आके फिर क्या कहेगा, देखा सप्लीमेंट मेरी जान नहीं बचा पाए थे तो शुक्र है मैंने टाइम पे डॉक्टर कर लिया, वरना मैं तो मर ही जाता। इसने पूरी जिंदगी सप्लीमेंट का जितना बचाया था उससे 10 टाइम्स ये अभी भी अपने फेफड़े खराब करके हॉस्पिटल में लगा के आ रहा है। लेकिन माइंडसेट चेंज नहीं होगा। अब भी जितने कोरोना पेशेंट बचेंगे वो सब जानते हैं कि उनको विटामिन सी, डी, ए दिया गया और ये कोई ड्रग नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स ही हैं, फूड सप्लीमेंट्स ही हैं। लेकिन फिर भी फूड सप्लीमेंट के बारे में डाउट करेंगे, डेली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या बीमार होके ही खाएं। बीमार होके खाओगे तो सप्लीमेंट खाने तो देखो पड़ेंगे ही। आज ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है जिसमें हम लोगों को कैल्शियम, विटामिन डी ना दिया जाता हो, या ओमेगा 3, अल्फा लिपोइक एसिड, ये चीजें ना दे रही हो। बीमारी से पहले सप्लीमेंट खाने में और बीमारी के बाद सप्लीमेंट खाने में केवल एक फर्क आता है कि बीमारी वाले सप्लीमेंट ओवरऑल बजट में जोड़ोगे तो बड़े महंगे पड़ेंगे। विटामिन सी की गोली पहले भी 1 रुपए की आ रही थी, आज भी 1 रुपए की आ रही है, लेकिन टोटल बजट विटामिन सी की गोली अगर आप कोरोना के इलाज में अगर आपने 20-25 खाई हैं
तो वो विटामिन सी की, विटामिन डी की 2-3 टैबलेट ही आपको जाके कम से कम नहीं तो एक एक टैबलेट 5-5 हजार रुपए की पड़ी है। तो 5,000 टैबलेट नहीं खाई आपने, लेकिन एक दिन में 5,000 की एक टैबलेट खाई है। लॉजिक रिमेन्स द सेम। तो जब हमारे पूर्वजों ने सप्लीमेंट यूज किया तो आज भी सप्लीमेंट की महत्वता है, खत्म नहीं होगा। आज मॉडर्न चैलेंजेस है, मॉडर्न सप्लीमेंटेशन है। आज का साइंटिस्ट, आज का व्यक्ति, आज का आयुर्वेदिक R&D वाला आज की समस्याओं को समझते हुए, सुलझते हुए चीजें देगा। आज का सप्लीमेंट आप जनरली इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते कि कितना कैल्शियम खाएं या अजवाइन खाएं। आज के सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जोड़ों का दर्द बहुत है, कैंसर बहुत है, तो एक एंटीऑक्सीडेंट सप्लाई का जरूरी है। अगर आज आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको फाइबर सप्लीमेंट की जरूरत है। आज मॉडर्न डे है, मॉडर्न चैलेंजेस है, तो मॉडर्न सप्लीमेंटेशन लगेगी। वो व्यक्ति जिसने आपकी चीजों को, आपकी कमजोरियों को, आपके आने वाले वक्त को बारीकी से पढ़ा होगा, वो बारीक सप्लीमेंट निकाल पाएगा, जिन्हें हम टारगेट ओरिएंटेड सप्लीमेंट बोलते हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी में विटामिन सी की जरूरत आन पड़ी, विटामिन डी की जरूरत आन पड़ी। जोड़ों के दर्द में भी विटामिन डी की जरूरत आपको आगे पड़ती है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में भी पड़ती है। पर्टिकुलर बीमारियों में पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है, और विटामिन मिनरल के कम होने से भी पर्टिकुलर बीमारियां जन्म लेती हैं। एक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा जानता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई तो स्कर्वी जन्म ले लेगी। ये एक 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा बता देगा। स्कर्वी सबसे पहले एक बहुत भयानक बीमारी मानी जाती थी जो समुद्र यात्रा करने वाले लोगों को होती थी। लोग परेशान थे, इलाज ढूंढ रहे थे डॉक्टरों का, और स्कर्वी को बहुत बड़ा रोग मान लिया गया था। तब पहली बार विटामिन सी का जन्म हुआ था और लोगों ने बताया था कि एक विटामिन सी, केवल एक विटामिन लेने से स्कर्वी नहीं होती है। लेकिन उससे पहले स्कर्वी के सिम्टम को भी ड्रग से ट्रीट किया जाता था। स्कर्वी को एक फुल फ्लेजेड इज्जतदार बीमारी का दर्जा मिला हुआ था। बाद में पता लगी कि ये तो विटामिन सी के भोज्य पदार्थों को लेने से ठीक हो जाती है, तो स्कर्वी आज की तारीख में कोई बहुत बड़ी डिजीज नहीं मानी जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, ये हम सारे लोग जानते हैं। विटामिन B12 की कमी से अनेमिया होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। आयरन एक भोज्य पदार्थ है, आयरन की कमी से हम लोगों को अनेमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी होने से हजारों किस्म का रोग हो सकता है, ये कोई भी सामान्य व्यक्ति बता देगा। कैल्शियम की कमी हम लोगों को हो जाती है। कैल्शियम की कमी से पूरी बॉडी के स्केलेटन में कहीं भी डिफॉर्मिटी आ सकती है, कोई भी रोग लग सकता है, हम सब जानते हैं। और हमारे सोर्सेज कैल्शियम के पहले जैसे नहीं रहे। हमारी मिट्टी में से न्यूट्रिएंट कम हो चुका है क्योंकि वो उठाई जा चुकी है। न्यूट्रिएंट कम हुआ, केमिकल ऐड हुआ, यानी जो खतरा था वो कई गुना बढ़ चुका है। हमारी हवा में आज उतना लेवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि पेड़ और पौधे काटे जा रहे हैं। पेड़ काट दिए गए, पौधे लगा नहीं रहे हैं हम लोग, और उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें बढ़ गई हैं। तो ये हवा जो है ये डबल रिस्की हो गई है। पानी में से साफ पानी, नदी का पानी मिल नहीं रहा, आरओ का पानी हम पी रहे हैं, डिमिनरलाइज्ड वाटर हम पी रहे हैं, समस्या और गंभीर हो गई है। तो हम अपना शरीर किसके भरोसे छोड़ के बैठे? एक चीज तय है, या तो हम सप्लीमेंट से अपनी कमी पूरी करेंगे, वरना इस माहौल में हम एक ही चीज के भरोसे बैठे हुए हैं कि पहले कोई बीमारी बड़ी हो जाने दो, बीमारी जब बड़ी हो जाएगी तो मैं सप्लीमेंट भी खाऊंगा, दवाई भी खाऊंगा, डॉक्टर का पैसा भी दूंगा, हॉस्पिटल का भी पैसा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं केवल और केवल ज्ञान दूंगा, वो भी बिना तर्क का ज्ञान दूंगा, जिसके पीछे कोई तर्क ही नहीं। दुनिया पैदा कर चुकी है कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की कितनी जरूरत है। हम जैसे लोग काम कर रहे हैं उस पे कि कैसे डेली रिक्वायरमेंट्स को कम से कम में पूरा करें, लेकिन कोई नहीं मानता। फूड की ही 4 कैटेगरी ले लीजिए। अगर आपने भोजन खाया, भोजन किया, तो आपने भोजन करा। दूसरी चीज, अगर उस भोजन को अलग अलग ऐसी चीजों को जो आप खा नहीं सकते हैं, चिरायता डेली नहीं ले सकते हैं, कुटकी नहीं ले सकते हैं, कालमेघ नहीं ले सकते हैं, अगर आप लोगों ने आयुर्वेदिक प्रोसेस अपनाया तो आयुर्वेदिक मेडिसिन बन गई।
उसका आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया तो फूड सप्लीमेंट बन गया, और बहुत डीप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो ड्रग बन जाएगा। ड्रग भी तो आएंगे तो प्लांट से ही ना, आएंगे तो किसी फूड से ही, आएंगे तो कोई ऐसी चीज से जो भोजन में होगी। हो सकता है बहुत कड़वी हो, हम डायरेक्टली नहीं खा पाते हैं, तो जो कड़वी चीज डायरेक्टली नहीं खा पाते उसको मेडिसिन बना देते हैं हम लोग। लेकिन जो खाई जा सकती है, तो गेहूं खाना, सब्जियां खाना, फ्रूट खाना, फ्रूट्स भी हमारे को मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं, मल्टी मिनरल्स दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं। तो हमें क्या लगा क्या ये सिर्फ स्वादिष्ट चीज है? वो ऐसी मेडिसिन हैं जो स्वादिष्ट हैं, जो हम रस लेके खा सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति मीठा, खट्टा, नमकीन, कसैला ये चीजें खा पाता है। कड़वा खाना सबके बस की बात नहीं है, और तादाद में खाना सबके बस की बात नहीं है। जो लोग आयुर्वेद में यकीन रखते हैं, अगर वो आयुर्वेद में यकीन रखते हैं तो वो एक चीज जानते होंगे कि क्वाथ या आप लोगों का काढ़ा या अवले, ये सभी चीजें भी तो एक्सट्रैक्शन है, ये सभी चीजें भी तो फूड सप्लीमेंट बना रही है। काढ़ा बना दिया किसी को तो इतना सारा दालचीनी नहीं पीना पड़ा, इतना सारा चबाना नहीं पड़ा, उसका काढ़ा बना लिया, यानी उसका एक्सट्रैक्ट लिया, सप्लीमेंट कर लिया। अरे अगर आप यूकेलिप्टस के पत्ते नहीं चबा सकते हैं तो यूकेलिप्टस का काढ़ा पिया ना, आपने एक्सट्रैक्ट ही तो किया, उसको सप्लीमेंट ही तो किया। 5 पत्तों को खाने को सप्लीमेंट किया इतने से पीने के पानी से। आप 10 पत्ते तुलसी जी के नहीं चबा सकते थे, आपने दाल में डाल लिए, सप्लीमेंटेशन ही तो करा है। आपने अवले बनाया, आपने च्यवनप्राश बनाया, च्यवनप्राश अवले होता है, जैसे हमारा M9 F9 है, वो हाई ग्रेड अवले हैं। अवले में कुछ भी बना सकते हैं आप, च्यवनप्राश बनाइए इम्यूनिटी के लिए, कुछ भी बनाइए। अगर आपने अवले बनाया तो सप्लीमेंट ही तो डेवलप किया, फूड तो डेवलप नहीं हुआ। मेडिसिन भी नहीं है च्यवनप्राश, हम हर साल दबा के खाते हैं, तो क्या हम मेडिसिन कंजम्पशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मॉडर्न डे में मॉडर्न सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट है। कल मैंने बताया था मेटफॉर्मिन में B12 का कमी हो जाता है, मेटफॉर्मिन के रेगुलर कंजम्पशन से। अनेमिया में B12 की कमी पाई जाती है, आयरन का कमी पाया जाता है, फर्दर यही चीजें जाके बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। तो हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि हम लोग अपने 15-20 हजार के गाड़ी के बजट को या स्कूटी के बजट को या कपड़ों के बजट को कम नहीं करना चाहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम अपने दिखावे को जीना चाहते हैं, इसलिए हम उस बजट को हटाने के लिए दूसरी क्लास की वो लोमड़ी बने हुए हैं जो ये बताती थी कि अंगूर खट्टे हैं। मेजर पर्पस यही है, जब लोमड़ी को अंगूर ना मिले तो वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे आज खाना नहीं है। हम लोगों के पास इतना बजट तो है नहीं कि हम गाड़ी भी खरीद लें, बाकी शौक भी पूरे कर लें और सप्लीमेंट भी खा लें। हमारे पास एक ही बजट है, या तो उस बजट से गाड़ी खरीद के बाकी काम करके दिखावा कर लें या परिवार को बचा लें। तो हम समझते हैं कि आज के युग में जब तक बीमार ना पड़ जाएं तब तक दिखावा ज्यादा महत्व का कार्य है, इसलिए हमारे पास बजट होते हुए हम उस बजट को डाइवर्ट कर देते हैं। परिवार की सेहत का जो बजट प्राइमरी होना चाहिए था वो परिवार के शौक का बजट बनता है। तो कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास सप्लीमेंट का पैसा नहीं है, ये नहीं है, उसके पास बाकी हर चीज का पैसा है। वो बढ़ चढ़ के शादियों में हिस्से लेगा, नए कपड़े लेगा, अपने को दिखावा करने के लिए बड़े बड़े कन्यादान भी देगा, गाड़ी भी खरीदेगा, महंगे फोन भी खरीदेगा, लेकिन सप्लीमेंट के लिए पैसा नहीं होता इसके पास। यह बोलूं, सप्लीमेंट के लिए इनके पास सोच ही नहीं है। सप्लीमेंट की महत्वता को नकार दिया जाता है। सप्लीमेंट के लिए पूछा जाता है कि कितने टाइम तक लेना होगा, लेकिन गाड़ी के लिए नहीं पूछते कि ये कितने टाइम तक पेट्रोल पिएगी, ये कितने टाइम तक सर्विस का पैसा पिएगी, क्योंकि मैं बहुत पेमेंट कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी पैसा दे चुका हूं, ये कितने टाइम तक टायर का खर्चा यूं ही करवाती रहेगी, ये कितने टाइम तक मेंटेनेंस मांगेगी। तो गाड़ी की मेंटेनेंस का सवाल नहीं होता, क्योंकि हम मानते गाड़ी तो रखनी है और सही सेहत सही कंडीशन में रखनी है, लेकिन शरीर की मेंटेनेंस का पैसा हर कोई पूछता है कि सर मैं ये सप्लीमेंट खाना चालू करूं तो मुझे ये कितने दिन खाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है, इस मेंटेनेंस के लिए कोई बजट है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास गाड़ी के मेंटेनेंस का बजट है,
लेकिन मेरे पास सेहत की मेंटेनेंस का बजट नहीं है, उसका टाइम बता दो बस कितने टाइम तक है। गाड़ी तो क्योंकि पूरी जिंदगी चलानी है, शरीर थोड़ी ना पूरी जिंदगी चलाना है। शरीर तो 40 साल के बाद अगर व्हील चेयर पे या बेड पे आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, सहानुभूति भी दिलाएगा। फिर मैं आराम से लेट के कपिल शर्मा देखते हुए लोगों के फोन सुन के कहूंगा अरे पता नहीं मैं कैसे बीमार पड़ गया, पता नहीं क्या कर्म करे थे। तो उनके सहानुभूति तो हमें ज्यादा जरूरी है ना। अगर गाड़ी खराब होगी तो गालियां पड़ेंगी, शरीर खराब होगा तो सहानुभूति मिलेगी। तो सहानुभूति लूटने के चक्कर में आदमी कहता है कि सहानुभूति भी एक रिवार्ड, अपने आप को खराब करता है। स्वस्थ जीने की हमारे यहाँ कामना ही नहीं करी जाती। तो सप्लीमेंट जो है वो किसी भी प्रकार से मार्केटिंग गिमिक नहीं है, दिस इज अ रियल साइंस। और आज की तारीख में जो व्यक्ति साइंस को एडवांसमेंटली इवॉल्व करेगा, वही कंपनी, वही लोग कल को फ्यूचर में अपना करियर भी बनाएंगे, लोगों की दुआएं भी कमाएंगे। आप अल्बर्ट आइंस्टीन को जाके सुनिए, जिन्होंने कहा था कि फ्यूचर का इलाज केवल और केवल खाद्य पदार्थों से होगा, फूड सप्लीमेंट से होगा। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी स्टेटमेंट था। हम लोगों का थॉमस अल्वा एडिसन भी इस चीज से तारुफ रखते थे। हिपोक्रेट ने भी बोला लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। सब लोगों ने, हम लोगों ने बोला। नेटवर्क मार्केटिंग ने सिर्फ चीजों को आसान किया है। आहार विज्ञान, आयुर्वेद का भी सब्जेक्ट था, डाइटिशियन आहार विज्ञान का ही काउंटर चैप्टर है। कई लोग बोलते हैं डॉक्टर बोलेंगे तो हम सप्लीमेंट खाएंगे। अच्छा समय, अब तो सारी दुनिया बोल रही है, सारी दुनिया का एक एक डॉक्टर बोल रहा है इस टाइम तो सप्लीमेंट खाने के लिए। तो इससे बड़ा कोई सबूत अब तो चाहिए नहीं, अब तो हम प्रूवन हो गए। तो अब सेकंड चीज आती है जो बात करी गई थी हम लोगों का, कि डाइटिशियंस को भी कुछ टाइम पहले तक डॉक्टर नकारते थे कि डाइट वाइट का कोई महत्व नहीं है, बस बीमार पड़े ये दवाई खाओ सब ठीक है, खाने में कुछ भी खाओ कुछ भी चलता है। आज उन सब हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस बैठे हुए हैं। बहुत टाइम पहले तक सप्लीमेंट नकारे गए, आज हर हॉस्पिटल की हर प्रिस्क्रिप्शन में सप्लीमेंट है। बस व्यक्तियों को यह जानना जरूरी है कि डॉक्टर चाहते हैं हमारी फीस दे के सप्लीमेंट लिखवा के खाओ। नेटवर्कर क्या करता है कि उसको पता है कि उसको सब कंसल्टेशन का तो मिलेगी नहीं, जो नॉलेज वो सुन के आया उसे दोहरा सकता है, किसी नॉलेजेबल आदमी से मिलवा सकता है बिना कंसल्टेंसी चार्ज लिए, बिना आपके शरीर में बीमारी आए। वो एक वही सलाह दे रहा जो बीमारी आने के बाद डॉक्टर कंसल्टेंसी लेके देगा। ये दोनों में अंतर है। अब इस सिचुएशन में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे देश में अभी मैंने बताया, अभी आधा विज्ञान आपने देखा कि मिट्टी खराब, पानी खराब, जल खराब, उसके बाद भोजन में न्यूट्रिएंट नहीं है। ऑर्गेनिक खाने से हम भागते हैं जो ज्यादा न्यूट्रिशनल होता है। ऑर्गेनिक फूड का भी आदमी रेट देखता है, गाड़ी का घर का रेट नहीं देखेगा, कमर्शियल बिल्डिंग बनाएगा रेट नहीं देखेगा, किराए की जगह खरीद के किराया बनाएगा रेट नहीं देखेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी ऑर्गेनिक फ्रूट, ऑर्गेनिक वेजिटेबल के रेट देखेगा। कोई व्यक्ति 180 गाड़ी चला रहा है ट्रांसपोर्ट में, उसके 180 व्हीकल्स चलते हैं, उसने इनको खरीदने की कीमत नहीं देखी, लेकिन ये व्यक्ति भी ऑर्गेनिक के रेट देखना पसंद करते हैं। रीजन बीइंग पुअर माइंडसेट। अगर कोई व्यक्ति बोलता है इनको कोई रोग नहीं है, इनको मानसिक रोग है, इनके माइंडसेट लाइलाज हो चुके हैं। जैसे कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, इन लोगों के विचार की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। ये अपने परिवार से ऊपर उठ के समाज के दिखावे में संलग्न है, लेकिन ये कभी भी न्यूट्रिशनल चीजों की तरफ नहीं मुड़ेंगे। अरे अगर आपको इन चीजों पे डाउट है तो जो आप खरीद रहे हैं और इन चीजों की बात हो रही है, दोनों का लैब टेस्ट करा लीजिए। जीवन में परिवार की बीमारियों के लिए भी तो लाखों रुपए खर्च करना था, एक बार अपनी दिल की तसल्ली के लिए 50,000 रुपए फूक लीजिए, उसके बाद आंखें खोल के खाइए। आंखें बंद करके किसी चीज पे विश्वास नहीं कर सकते तो आंखें खोलने की कीमत अदा करिए ना। आंखें बंद करते रहना कोई इलाज नहीं होगा, कबूतर बनते रहने से बिल्ली नहीं भागेगी। तो आंखें बंद करके मौत को नहीं टाल सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई शंका है और आप अपनी सोच पे पक्के हैं तो एक बार लगाइए पेमेंट और करिए चेक चीजों को। सेकेंडरी थिंग, ये एक साइड है, और बहुत से कारण है जिसकी वजह से हमारे को सप्लीमेंट लेने चाहिए, जो कारण हम नजरअंदाज कर देते हैं।
कोई भी चीज जब हमारी बॉडी में लेस न्यूट्रिएंट की जाती है तो बॉडी उसको बैलेंस करती है। जैसे अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का पीएच लो है तो बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही लीटर पानी इस्तेमाल करेगी वॉश करने के लिए, और हमारी हड्डियों से हमारे ब्लड का एल्कलिनिटी बफर बनाए रखने के लिए हमारी हड्डियों से कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसी चीजों को निकालेगी, जिसके कारण कि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे दांत कमजोर होते हैं या हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज ब्लड का बफर मेंटेन करना होता है तो वो मिनरल से मेंटेन होगा, इसलिए बॉडी के हड्डियों में से मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग चीनी खाते हैं तो उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए भी फास्फोरस निकाला जाता है। बॉडी कहीं से तो यूज करेगी, अगर बॉडी को भोजन में नहीं मिला, उस मिठाई के साथ नहीं मिला है फास्फोरस, तो आपकी बोन से एक्सट्रैक्ट करेगी। उसके पास अपने स्टोर हैं, अपने रिजर्वायर्स हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे रोज 5 लीटर दूध की सप्लाई आ रही थी और एक दिन टूट गई, तो आप फ्रिज में से निकालेंगे ना दूध। रोज बाहर से लेके यूज करते थे, अगर आपके पास फ्रिज में सप्लाई है तो फ्रिज में से निकाल लेंगे, तो आप अपने स्टोरेज से यूज करेंगे। सेम बॉडी यूज करती है। इसी तरीके से एक फैक्टर पे नोट करिएगा, सप्लीमेंट का बजट मोड़ दिया आइसक्रीम्स की तरफ, चॉकलेट्स की तरफ, कुकीज की तरफ, बिस्किट की तरफ, नमकीन की तरफ, सोडा की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मोड़ दीजिए। सेकंड चीज पे आते हैं। नियरली 99% इंडियंस आज की तारीख में नॉन न्यूट्रिशनल फूड ईट करते हैं। ये आपकी 3 टाइम मील के अलावा बता रहा हूं, जिसमें हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, दबा के कॉफी पी रहे हैं, नॉन न्यूट्रिशियस चीजों को खा रहे हैं, तो उनके न्यूट्रिशनल को बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, अवेलेबल नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम, हम में से ज्यादातर लोग आज जो खाना है उसमें पहले ही कुछ नहीं है पर थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन है, उसके लिए भी लगभग हाफ ऑफ इंडिया उससे भी कम न्यूट्रिशनल खाना खाने के लिए हफ्ते में लगभग 6 बार बाहर का खाना खाता है, तो वो उससे भी कम न्यूट्रिशियस हो जाता है। खाना है, मजबूरी है, खा लीजिए, लेकिन उसके न्यूट्रिशनल बैंकिंग की कमी तो बाहर से पूरी करिए। वो खाना खा लिया तो कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल भी ले लीजिए, लीवर डिटॉक्स कैप्सूल भी ले लीजिए। अगर वो मजबूरी है तो उसके रेसिप्रोकेटिंग चीज को भी तुम मजबूरी मानिए ना। आप ये समझ के मल्टीविटामिन खाइए कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को बाहर खाना ही पड़ता, तो मैं मल्टीविटामिन के 2 कैप्सूल भी जरूर खाऊंगा। तो वो मजबूरी है, तो ये मजबूरी क्यों नहीं? ये दोनों मजबूरी बन जानी चाहिए हम लोगों की। सेकेंडरी थिंग, ब्रेकफास्ट सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड कराती है, लेकिन उस ब्रेकफास्ट को आज की तारीख में 80% वर्किंग पीपल स्किप कर देते हैं। मिल कुछ नहीं रहा था, जो मिल रहा था उसको भी छोड़ दिया। 80% पीपल आर स्किपिंग ब्रेकफास्ट। ये सेकेंड प्रॉब्लम है जिसके कारण न्यूट्रिशन की नीड मल्टीप्लाई हो रही है तो पहले भी, अब मल्टीप्लाई हो रही है इन हरकतों की वजह से। थर्ड थिंग, कितने % इंडियंस हैं, ये मैं वो सलमान खान के 10 कदम की तरह पूछता हूं, कितने % इंडियंस हैं जो अपने बुजुर्गों की तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतनी ही क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं जितनी क्वांटिटी में उनकी सर्विंग थी? वो बादाम भी खाते थे, बाकी चीजें भी खाते थे। आज आप कितना % फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी खुद से करिएगा। और अपने बच्चों को कितना फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लीमेंट कर पा रहे हैं, ये सवाल भी करिएगा। इस सारे से आपका रोड मैप तैयार हो जाता है कि आपको कितने सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। आज मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट हम में से हर किसी की रिक्वायरमेंट है। जब हमने दारुजनाइन में लॉन्च किया था तो पहली बार हमने इसीलिए लॉन्च किया था कि एक सिंगल कैप्सूल भी अगर 2 दिन में एक हेल्दी आदमी ले ले, पहले 2 महीने अगर वो अपनी डेफिशिएंसी दूर करने के लिए डेली एक ले, तो उसमें 100% RDA हमारे प्रोडक्ट में था, अल्ट्रा विटामिन में। बहुत से लोग उन प्रोडक्ट्स पे ध्यान नहीं देते, उनकी साइंस नहीं जानना चाहते थे। आज मैं बता रहा हूं आपको साइंस। अल्ट्रा विटामिन की यूएसपी केवल उसका यूएसपी नहीं था, उसकी फॉर्मुलेशन भी थी। एक प्रोडक्ट लीजिए और जो भी आपके खाने में डेफिशिएंसी रही है वो 100% RDA के साथ पूरी हो जाती है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो स्टोर किए जा सकते हैं तो उनका RDA लो होता है, लेकिन जो असेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स थे उनका सिंगल कैप्सूल डोज रिक्वायर पूरी करता है। लेकिन लोग गणित में फंसे रहे,
कि ये महंगा है, सस्ता है, हर कोई घर में एक सप्लीमेंट खाएगा, एक मल्टीविटामिन कैप्सूल 2 दिन में भी खाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, उसका रेट क्या हो जाएगा। गाड़ी की किस्त पे ध्यान नहीं गया, अल्ट्रा विटामिन के 2 दिन में एक कैप्सूल के रेट पे ध्यान जाता है, उससे ध्यान नहीं हटता। प्रोबायोटिक्स डेली खाने चाहिए क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है, तो हमने एसेंशियल्स बनाया, उसमें भी हमने पूरा करी कि ज्यादातर लोग जो सप्लीमेंट सारे नहीं खा पा रहे, तो एक ही प्रोडक्ट के अंदर एसेंशियल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड, हर्ब्स, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, वो भी एक प्रोडक्ट में करा, उस पे ऑफर भी दे मारे। पर कितने लोग हैं जिनके घर में हर व्यक्ति उस सप्लीमेंटेशन का यूज कर रहा होगा, क्योंकि उसका जो बजट आता है वो अगर चारों आदमी घर के खाएंगे तो लगभग 5-6 हजार रुपए का बजट आ जाएगा। और ये केवल उतना बजट महीने का है कि एक व्यक्ति ने घर पे बुलेट बाइक की किस्त देनी है। एसेंशियल्स रेंज की जो महीने में हर व्यक्ति को अपने घर में ज्यादा से ज्यादा खर्चा खिलाने का रिजल्ट आ सकता है, वो केवल इतना ही आता है कि एक आदमी ने बुलेट रख ली और उसकी किस्त देनी है। लेकिन बहुत से घरों में एक नहीं 2 बाइक मिल जाएंगी, 3 बाइक मिल जाएगा, लेकिन एसेंशियल्स हर कोई नहीं खाएगा। डेली रिक्वायरमेंट में अगर हम लोग एक बुलेट की किस्त भी अपने परिवार के नाम के लिए नहीं भर सकते, सच में पैसे की कमी है, तो फिर पैसे को लक्ष्मी मान के पूजिए, गाली दे के हाथ का मैल बोल के गाली मत दीजिए। अगर हम अपने परिवार के लिए एक बुलेट की किस्त जितना भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये मत दोहराइए, तोते मत बनिए कि हम लोगों का जो है कि हम लोग यार क्या करेंगे, कहां जाएंगे, हम लोगों का तो लक्ष्मी जो है वो पैसा जो है हाथ का मैल है। फिर हाथ का मैल बोल के पैसे को गाली मत दीजिए, फिर लक्ष्मी मान के पूजिए, उसके लिए कोशिश करिए कि लक्ष्मी माता के चरण भी कभी अबंडेंट क्वांटिटी में आपके घर भी पड़े, आप भी ऐसा कोई कार्य करें, इतनी तत्परता से करें, इतनी मेहनत से करें कि लक्ष्मी जी भी मजबूर हो जाएं कि वो आपके घर भी दस्तक दें। जब तक हाथ का मैल बोल के करेंगे तो हाथ का मैल नालियों में जाता है, आपके घर नहीं आता। तो हाथ का मैल, आपके घर का पैसा नालियों में बह रहा होगा, आपके घर नहीं आएगा। तो उसके लिए तो लक्ष्मी जी वाला एप्टीट्यूड और एटीट्यूड करके पैसे को वो इज्जत देके उसके लिए काम करना पड़ेगा कि घर पे लाना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास है वो ऑलरेडी कम से कम 4 व्यक्तियों की डेली सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट के लिए ज्यादा बजट नहीं डेडिकेट कर सकते हैं, एक वैगनार जितना बजट नहीं दे सकते हैं, एक फोर्ड इको स्पोर्ट जितना बजट नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक बुलेट जितना ही बजट दीजिए। कल मैंने बताया था कि बच्चों को सिजेरियन डिलीवरी होती है तो उनको बायोटिक्स नहीं मिल पाते। बच्चों को अगर बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको प्रोटीन का डेफिशिएंसी नहीं पूरा हो पाता, माँ का ब्रेस्ट फीड नहीं हो पाता। हमने उसके लिए भी प्रोडक्ट बनाया एसेंशियल 360K, जिसमें हमने बायोटिक्स का बहुत बड़ा ब्लेंड डाला, 6-7 तरीके के बायोटिक्स का ब्लेंड डाला, उनकी इम्यूनिटी के लिए हब्स का ब्लेंड भी डाला, उनकी ग्रोथ के लिए बैक्टीरियाज भी डाले कि पता नहीं मिल पाए हैं या नहीं मिल पाए हैं। लेकिन कितने लोगों ने नियम बनाया कि मेरा बच्चा जब तक ग्रोइंग एज में रहेगा मैं उसको एसेंशियल्स के देने वाला हूं और रेगुलरली ही दूंगा। वो पूछेंगे अच्छा एक बच्चे को बताओ एसेंशियल्स के हमें कितने दिन देना चाहिए? जितने दिन आपकी गाड़ी को इंजन ऑयल देना है, जितने दिन आपकी गाड़ी को पेट्रोल डीजल चाहिए, केवल उतने दिन आपके बच्चों को चाहिए। लेकिन अब लोग आप मुझे पूछेंगे कि क्या मैं इंजन ऑयल को स्किप कर सकता हूं? हाँ कर सकते हैं। क्या आप ब्रेक ऑयल को भी स्किप कर सकते हैं सर्विसिंग के टाइम? बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी मर्जी है बॉस। आप गाड़ी को खाली पेट्रोल डीजल पे दौड़ाना चाहते हैं, खाली फूड पे दौड़ाना चाहते हैं तो दौड़ा सकते हैं। आप बिना इंजन ऑयल के, बिना ब्रेक ऑयल के भी गाड़ी चला सकते हैं, 50,000 किलोमीटर भी चला सकते हैं। वेट फॉर एन एक्सीडेंट टू हैपन। ये सवाल ही निरर्थक है, ये सवाल ही इसलिए है क्योंकि आपने कभी तार्किक कहीं से नॉलेज लिया ही नहीं सप्लीमेंट का कि कितने दिन खाना है। सीजन वाइज सप्लीमेंट चेंज हो सकते हैं, टारगेट वाइज चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अब आज के युग में सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट ना हो। और अगर आप किसी के फ्रूट वेजिटेबल के साथ भी ओमेगा 3 पूरा करेंगे, विटामिन मिनरल्स पूरा करना चाहेंगे, तो वो व्यक्ति भी इतना का, इससे ज्यादा का फ्रूट एंड वेजिटेबल खा लेगा विद केमिकल्स जितने का सप्लीमेंट नहीं खाएगा।
ऐसे किसी सिचुएशन में फूड के साथ फूड सप्लीमेंट बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और टेस्ट के लिए हम फ्रूट्स खा सकते हैं, क्योंकि आज हमारे फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत डिप्लीटेड है। तो बेसिकली आज का जो हम लोगों का सेशन था वो मेजरली इसी चीज पे था। तो जिन बच्चों की सिजेरियन डिलीवरी हुई है उन लोगों के लिए हमने प्रोडक्ट बनाया था एसेंशियल 360 के। आज आप उन्हें मिट्टी में नहीं बेच सकते हैं, हरा चारा चरी हुई गाय का दूध नहीं दे सकते हैं जिसमें बैक्टीरिया होता है, दोबारा ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते हैं, लेकिन सहूलियत भरा सॉल्यूशन 360 के उन बच्चों को दे सकते हैं जिनका आपको पहले से पता है कि इम्यूनिटी लो रहेगी, तो उसे लाइफ लॉन्ग एक सपोर्ट दे के रखिए। उस बेचारे को जन्म से आज तक नहीं मिली है, तो माँ बाप का पहली सपोर्ट ये है कि ये बच्चा हष्ट पुष्ट जीवित रहे। हमने पहली सपोर्ट भी करियर मान रखी है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं, अच्छी एजुकेशन दिला दूं ताकि ये अच्छा कमा पाए। लेकिन डायलॉग को थोड़ा सा रिवर्स सोचिए कि मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा दूं, अच्छे स्कूल में एजुकेशन करा दूं ताकि ये बच्चा अच्छा कमाए, लेकिन कमाने के लायक इसका शरीर ही ना रहे तो अच्छा कमाएगा कहां से? तो आज अगर कल को एक नीड थी पढ़ाई की तो आज दो नीड है, और अच्छे माँ बाप की तरह हमें इतना काम करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों की दो नीड पूरी कर सकें। और उन बच्चों की एक बहुत बड़ी नीड उनके माँ बाप हैं। तो ये कह के भी पब्लिक की सिंपैथी मत लूटिए कि हमारे घर में लिमिटेड बजट था, मैंने अपने बच्चों पे लगा दिया। अगर उनको उनके माँ बाप ही ना मिले युवा अवस्था में तो भी वो बच्चे कोई खास खुश नहीं होंगे, तो भी वो गालियां देंगे कि आप बच सकते थे, आप अपने आप को बचाया क्यों नहीं। एक ही तरीका है कि हम ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा ओपन माइंडेड हों, सुलक्ष्मी लक्ष्मी जी को, पैसे को लक्ष्मी जी की तरह पूजे भी, घर भी लेके आए, और उसका इस्तेमाल करके सही तरीके से हम अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रखें। टारगेटेड न्यूट्रिशन का बहुत बढ़िया रेंज हमने उतारा था। जैसे डायबिटीज में स्पेशली रिसर्च पढ़िएगा, क्रोमियम की कमी हो जाती है तो हमें क्रोमियम चाहिए होता है। जब आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो आपको कॉपर चाहिए होता है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बोला था कि तांबे के बर्तन में रख के पानी पीजिए या लोहे की कढ़ाई में खाना खाइए। ऐसे किसी चीज की कमी पूरी हो जाती है। तो हमने जो प्रोडक्ट बनाए थे, कई लोग पूछते हैं ग्लूको बैलेंस का बेनिफिट क्या है। आज साइडलाइन बेनिफिट बता रहा हूं इंग्रेडिएंट के यूज के अलावा जो हमने किया था। इनमें हम वो एसेंशियल्स, विटामिन, मिनरल्स भी डालते हैं जो एसोसिएटेड हैं उस बीमारी से, जिनकी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड है उन रोगों से, जिनके बिना कभी भी परमानेंट या लंबा इलाज नहीं मिलेगा। डायबिटीज का ड्रग केवल शुगर कंट्रोल करता है, लेकिन B12 की और क्रोमियम की कमी को पूरा नहीं करता है। हम लोग वो प्लांट्स का सिलेक्शन करते हैं जिनमें नेचुरल अकरिंग ये चीजें भी पाई जाती हैं। साथ में हम सप्लीमेंट्स में स्पेशली जो बी न्यूट्रिशन की रेंज है वो उस तरीके से डिजाइन की गई है कि जो डेफिशिएंसीज उन बीमारियों में हो जाती हैं वो भी हम साइमल्टेनियसली पूरी करते चलें। खाली सिम्टम सप्रेस करने से या इलाज करने से भी काम बनने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हैं। डीप टॉपिक हम प्रोडक्ट का फिर कभी डिस्कशन करेंगे। सप्लीमेंट कोई भी मार्केटिंग गिमिक नहीं है, उसके तर्क मैंने दिए हैं। सप्लीमेंट एक एसेंशियल पार्ट है, एफएमसीजी से भी बड़ा पार्ट है। अगर भोजन की अहमियत है तो उससे 100 गुना अहमियत पौष्टिक भोजन की है। अदरवाइज अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं करना चाहते हैं तो पेट तो कूड़ा खा के भी भर सकता है, फिर उतना पैसा भी मत फूकिए जितना फूक रहे हैं। सबसे सस्ती चीज को खाना स्टार्ट करिए। अगर सवाल केवल पेट भरने का और जबान के टेस्ट का है तो फिर तो चीनी किसी भी चीज में डाल दीजिएगा, वो टेस्टी हो जाएगी। तड़का किसी भी चीज में लगा दीजिएगा नमक के साथ, वो चीज टेस्टी हो जाएगी। फिर तो कोशिश करिए पैसे बचाने के लिए हम सस्ते से सस्ती चीज खाएं, फिर इतना भी फायदा नहीं है। इस मानव शरीर को भोजन की नहीं, पौष्टिक भोजन की जरूरत है। शरीर को भोजन से भी पोषण चाहिए होता है, एम्प्टी भोजन शरीर को नहीं चाहिए। चीनी खा के पेट भरेंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा, ना कि स्वस्थ होगा। तो इसलिए पौष्टिक भोजन की अगर अहमियत को आप समझते हैं और आप ये मानते हैं कि आपके पूरे परिवार की सेहत बुलेट के बजट में बहुत सस्ती है, बुलेट की किस्त के बजट में बहुत सस्ती है,
तो मैं आपको बता दूं, विटामिन्स, मिनरल्स, टारगेटेड सप्लीमेंट्स किसी भी तरीके की मार्केटिंग गिमिक नहीं है। कई लोग पूछते हैं डायबिटीज में ग्लूको बैलेंस कब तक खाना है? जब तक डायबिटीज है। जिस दिन खत्म हो जाए छोड़ दीजिएगा। और फिर वो आदमी पूछता है पर मुझे लगता है डायबिटिक का जो ये बजट है ये महंगा है। उस आदमी से पूछना, डायबिटीज होने के बावजूद भी 1 महीना ईमानदारी से एक छोटी पॉकेट डायरी खरीदो और उस पर बजट लिखना कि मीठी चाय या चाय पीने के लिए टोटल कितना खर्चा करा, बिस्किट खाने में आपका कितना खर्चा लगा, इधर उधर की चीज खाने में कितना खर्चा लगा। लास्ट में आपके उस बजट से मैं ग्लूको बैलेंस को कंपेयर करूंगा, और अगर वो बजट आपका कम हुआ तो वाकई में ये प्रोडक्ट आपके लायक नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट उन चीजों का ज्यादा निकला जो शुगर को बढ़ावा देती हैं, तो शुगर को नेचुरल मेंटेन करने वाली चीज का बजट सिर्फ बेवकूफों के लिए ज्यादा हो सकता है, समझदार के लिए कभी ज्यादा नहीं होगा। तो सप्लीमेंट्स मार्केटिंग गिमिक नहीं है। ये अच्छा है, बुरा है, मीठा है, कटु है, पर ये आज के युग का सत्य है और हम इस चीज को झुठला नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट में तर्क नहीं दे पाएगा। तो इस सेशन में मैंने जितने भी तर्क दिए हैं उनके आधार पे आप किसी से भी बात कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स आर इनएविटेबल नीड ऑफ टुडे। ये आज शौक की विषय वस्तु नहीं है, यह अमीरों की विषय वस्तु नहीं है, ये हर आम आदमी के, पढ़े लिखे व्यक्ति के, समझदार व्यक्ति के जीवन की जरूरत है। ये शौक नहीं हो सकता आप किसी भी तरीके से। तो बस इसी के साथ आज मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। बहुत सा समय ले लिया। कल क्लोजिंग है तो हम 4 बजे नहीं मिलेंगे और परसों फिर हम मिलेंगे। परसों बिजनेस सेशन के लिए मिलेंगे। तो जो लोग सिर्फ प्रोडक्ट सुनना चाहते हैं, स्वार्थी हैं, जो लक्ष्मी को हाथ का मैल समझते हैं, वो परसों ना आए, क्योंकि हम बहुत सारा मैल धोएंगे। तो बहुत सारे मैल की बात करेंगे तो अपने घर में कौन हाथ के मैल का ढेर लगाएगा, पहाड़ लगाएगा? तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि इतना मैल इकट्ठा करने की बात करेंगे हम घर में जो संभाला नहीं जाएगा। लेकिन जो पैसे को लक्ष्मी मानते हैं, देवी मानते हैं और अच्छा मानते हैं, क्योंकि पैसे से धर्म कर्म के काम होते हैं, दूसरों की मदद होती है। तो जो बहुत ज्यादा पैसे में इंटरेस्टेड रखते हो, मेरे की तरह लालची हो, जो खूब अमीर बनना चाहते हो, जो खूब पैसा कमाना चाहते हो, वो परसों भी आ सकते हैं। जो पैसे को हाथ का मैल मानते हो, वो मेरा अकाउंट नंबर ले ले तो अपना मैल मुझे ट्रांसफर कर दें सारा का सारा। मैं बहुत सारे विटामिन मिनरल खाता हूं तो आपके मैल से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, तो मैं और लोगों का भला कर पाऊंगा। तो जिन एसोसिएट्स को भी ये लगता है कि उन्हें अपने उन लोगों को कभी सेशन में नहीं बुलाना चाहिए जो ये सोच के आपको कर लेंगे कि कहीं आप लालची नहीं हो, तो वो भी मत बुलाइएगा। लेकिन जिन्होंने दिवाली पे लक्ष्मी पूजन करा हो या जो दिवाली पे लक्ष्मी पूजा को सही मानते हो, वो तो परसों का सेशन अटेंड कर सकते हैं। हाथ के मैल वालों के पास हमारे पास बहुत खाते हैं, कहीं ना कहीं भिजवा देंगे। सुदेश जी बार बार पूछ रहे हैं, थोड़े से बेसब्र हो रहे हैं। डायबिटिक स्ट्रोक माइंड पर अटैक कर दे और आदमी बेहोश हो जाए लो शुगर के कारण, और 4 दिन से बेहोश है, तो कैसे ठीक करें? उसे सबसे पहले सर हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। अब वो बेहोश है तो हम सप्लीमेंट भी नहीं खिला सकते। मल्टीविटामिन दिन में कितनी ले सकते हैं? पहले 2 महीने केवल 1 ले सकते हैं डेली, उसके बाद 2 दिन में 1 लिया जा सकता है। एशियंट वालों को सप्लीमेंट में क्या क्या देना सर? टेल मी। एशियंट वाले कौन है सर? ओरिएंट वाले तो हैं, पंखा बनाते हैं। तो आई थिंक और कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आ रहा। मेजर सिंह जी का अंगूठा जरूर आया है। M360 एंड ग्लूको बैलेंस किस टाइम लेना चाहिए? असेंशियल्स की पूरी रेंज सुबह खाली पेट पहली बार में ले लेनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी चीज होगी तो बाद में लेना चाहिए, और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते भी हैं। जो लोग कंटिन्यू करेंगे वो महसूस भी कर पाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं एफएमसीजी नेटवर्क मार्केटिंग में सही नहीं है, एफएमसीजी नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में कुछ बताइए सर। सर जो लोग बोलते हैं पहले आप बताइए वो तार्किक लोग हैं, गैर तार्किक लोग हैं, और मुझे यह भी जानना होगा कि मैं किस किस्म के लोगों के सवालों का जवाब दे रहा हूं। कभी इस किस्म के लोगों के सवालों का जवाब तो नहीं दे रहा जिनके सवाल का जवाब उनके घर में उनके माँ बाप नहीं देते, उनके बच्चे नहीं देते, उनकी बीवी तक नहीं देती, उनके सवालों का जवाब कहीं हम दे रहे हो। अगर इस कैटेगरी के लोगों का सवाल का जवाब देना है तो सर उसके लिए तो मेरे पास जीवन में समय कम है। आज तो है ही कम, पूरे जीवन में समय कम है। लेकिन हाँ,
अगर कोई तार्किक व्यक्ति बैठेगा, तर्क के साथ बैठेगा, उसको बस ये पूछ के रखिएगा अगली बार कि इसका तर्क दे दे, मैं उसके अगेंस्ट में तर्क जरूर दे दूंगा सर। तब तक हम ये मान के चलते हैं कि वो बेवकूफी भरी बात कह रहा है। एक मोची तो बताएगा कि कोरोना में कौन सी दवाई क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो मोची के प्रिस्क्रिप्शन पे मैं कमेंट नहीं कर सकता सर, उतना समय नहीं है इसके लिए। कैल्शियम के लिए कैलमैक्स हमारा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है सर। एंजाइटी के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है हम लोगों का डी स्ट्रेस। जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी हो, अच्छी गहरी नींद चाहते हो, तो वो डी स्ट्रेस लेके देख सकते हैं, रिजल्ट आएगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है, एंजाइटी की समस्या है, डिप्रेशन का समस्या है, उनको लोगों को भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिल रहे हैं। प्रो किड्स एंड 360 एक साथ दे सकते हैं, 15-20 मिनट के गैप में दे सकते हैं सर। मानसी मैडम कह रही है एसेंशियल पे ऑफर कर दीजिए। अभी 7 दिन ऑफर था मैम, अगर 24 घंटे ऑफर रखूंगा और 30 दिन ऑफर रखूंगा तो फिर उसको बोलते हैं प्रोडक्ट का रेट कम करना, उसे ऑफर नहीं बोलते। 7 दिन बहुत होते हैं तो ऑफर दे चुके, अब तो रेट कम करने की सिफारिश हो रही है, तो वो तो नहीं होगा, पहले ही बहुत नॉमिनल प्राइस पे बेच रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। एक्सीडेंट वालों को सप्लीमेंट में क्या देना है सर, टेल मी। एक्सीडेंट या कोई भी बीमारी या ऑपरेशन के बाद जब आदमी रिकवरी करता है तब उसको बहुत न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक्सीडेंट में अगर बोन वगैरह पे चोट आई थी तो कैलमैक्स जरूर देना चाहिए। अदरवाइज ओमेगा 3 मल्टीविटामिन, और जिस भी व्यक्ति ने एंटीबायोटिक खाई है या मेडिसिन का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एसेंशियल्स रेंज की आवश्यकता और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक से सभी प्रकार का बैक्टीरिया मर जाता है। तो आपको अपने गट बैक्टीरिया को रिप्लेनिश करने के लिए एसेंशियल्स अगले 3 से 6 महीने जरूर कंज्यूम करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों की आप रिसर्च देखिएगा, आज मैं बोल के जा रहा हूं, कोरोना जैसे ही हल्का पड़ेगा तो आपको अगली चीज बता दी जाएगी कि जो लोग कोरोना नेगेटिव हो गए हैं वो ठीक नहीं हुए हैं, वो केवल कोविड नेगेटिव हुए हैं। उन्हें ठीक होने में अगले 6 महीने से 1 साल का वक्त भी लग सकता है, 2 का वक्त भी लग सकता है। ये भी अभी रिसर्च आएगी, क्योंकि जिन लोगों के लंग्स को डैमेज हुआ है वो लंग्स की रिकवरी बिना रेगुलर न्यूट्रिशन के, बिना रेगुलर सप्लीमेंटेशन के कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। तो इसको भी जल्द, आज बोल के जा रहा हूं, आप जल्द न्यूज़पेपर्स में भी देखेंगे, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो एक्सीडेंट में मैं मानता हूं मैम नुवा, अल्ट्रा विटामिन, हड्डियों को चोट हुई तो कैलमैक्स, और एसेंशियल्स तो एक एसेंशियल प्रोडक्ट है, इसलिए नाम रखा था। स्पेशली अगर आप रेगुलर कोई फार्मा का ड्रग ले रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है। F360 कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आनंद जी बता रहे हैं डायबिटिक में अच्छा रिजल्ट मिला ग्लूको बैलेंस का, थैंक यू सर। आप तो हाथ भी ला सकते हैं, मैं आपको रेगुलर देख पाता हूं। सर हार्ट प्रॉब्लम में क्या लें, उसके लिए कुमार आनंद जी आपको यह बताना पड़ेगा दिल की बीमारी है कौन सी। आशिकी खत्म हुई है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, हार्ट अटैक आया था, या सिर्फ लड़की को अभी प्रपोज किया था और वो किसी और से पट गई, तो कौन सी हार्ट प्रॉब्लम है सर, उसमें डिपेंड करेगा क्या लेना है। गैस के लिए क्या आता है, अरे ये तो आज तो भूषण जी ने तो सूर्य को दिखा दिया सर। जीआईटी गैस के लिए तो हम पॉपुलर हैं, गैस एसिडिटी के लिए जीआईटी हमारा एक प्रोडक्ट है सर, वो आता है साधारण पानी में 2 से 3 बूंद डेली लीजिए। डी केयर कैप्सूल कैसे लेना है, पानी के साथ निगल के मुंह के रास्ते। F360 कैंसर पेशेंट को दे सकते हैं सुबह और शाम। D9 में इम्यूनिटी पावर के लिए क्या है सर, अल्ट्रा विटामिन सर इम्यूनिटी पावर के लिए हमारे यहाँ बहुत तगड़ी चीज है। आपका नुआ जूस इम्यूनिटी को बहुत एम्पावर करता है, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के इंग्रेडिएंट है। जो मैं कल भी बोल रहा था कि बहुत से लोगों को ग्रीन जूस के लिए व्हीट ग्रास मोरिंगा लेना चाहिए, तो नुआ के अंदर व्हीट ग्रास मोरिंगा अश्वगंधा सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर है, सुप्रीम इम्यूनिटी बूस्टर। सीबकथोन, ऐसी सभी चीजें नुआ जूस में है, तो नुआ जूस लेंगे तो इमीडिएटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नोनी जूस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नोनी जूस का त्रिफला का रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पे डायबिटीज पे बहुत अच्छा आ रहा है, 2-2, 3-3 दिन के अंदर आ रहा है। 360 के की मिनिमम एज 5 साल है सर किसी प्रोडक्ट्स का। हरीश दवी जी जो पूछ रहे हैं सर, उस सवाल का जवाब है अगले 15 दिन में आपके हाथ में होगा सर प्रोडक्ट। नमक भी हम नेटवर्क इंडस्ट्री में बेच सकते हैं, बेच तो सर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में पानी के जहाज भी सकते हैं, लेकिन वही चीज बेचनी चाहिए जो इजीली कोरियर करा जा सके,
पानी का जहाज अगर मैंने किसी कोरियर कंपनी को दे दिया तो इतने का तो कोरियर लग जाएगा जितने का पानी का जहाज नहीं आएगा। तो इसीलिए सर अभी नमक से हम बच रहे हैं। 360F किस एज से शुरू करना है? आप स्टार्ट 5 साल की एज से कर सकते हैं, लेकिन 16 साल की एज के बाद आप 360F को ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब तो फिर 99 प्लस मैसेज आ गए सर। फिर किसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बाकी जिन लोगों का रह गया उनका जवाब दूंगा, क्योंकि इतने मैसेज मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, रात हो जाएगी। तो फिर जल्दी किसी चीज में मिलेंगे सेशन में। 1 तारीख को 4 बजे हम मिलेंगे सर बिजनेस सेशन पे। तो उस दिन हम जानेंगे पैसा लक्ष्मी का रूप है कि हाथ का मैल है। तो जो हाथ का मैल मानते हो उस दिन वो खूब नहाएं, और नहाने के लिए हम लोगों का पपाया सोप आता है जो मैल को बहुत तेजी से दूर करता है, तो पपाया सोप इस्तेमाल करें। और ज्यादा मैल के कारण बैक्टीरिया आ गए हों तो आप लोग बॉडी बार से या टी बार से भी नहा सकते हैं, तो आपके हाथ पैर के सब जगह के मैल दूर हो जाएंगे। और जिन लोगों को लक्ष्मी जी में कोई इंटरेस्ट हो, देवी मानते हो, पूछना चाहते हैं, तो परसों शाम 4 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। और जिन लोगों के सवाल का जवाब नहीं दे पाया हूं उन लोगों से माफी, लेकिन किसी सेशन में आप लोगों का जरूर जवाब दूंगा। आगे करता रहूंगा, आप लोगों के सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे। जब तक लॉकडाउन चल रहा है उससे पहले पहले ही मिल जाएंगे। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग, टेक केयर।